मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रविंदर कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि शिक्षा में परीक्षा की आवश्यकता और महत्व, अर्थात एजुकेशन में जो एग्जामिनेशन है उसका क्या रोल रहता है, उसकी क्या आवश्यकता है और उसका क्या महत्व है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे और इसमें आपको रिटन कंटेंट भी अवेलेबल होगा। वैसे ही ये वाला टॉपिक हम जूम या गूगल मीट पर डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग भली-भाँति समझ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी रिटन कंटेंट के लिए एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा में परीक्षा की आवश्यकता और महत्व। देखिएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये हमारे पास हेडिंग है, शिक्षा में परीक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। अर्थात शिक्षा में जो एग्जामिनेशन है उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आगे फर्स्ट लाइन में आपको एक दिखता होगा एक लाइन जिसमें सब कुछ समाहित है। और मुझे नहीं लगता कि ये लाइन आप लोग समझते नहीं होंगे या आप लोग इसको ठीक से नहीं जानते होंगे। इसमें कहा गया है, शिक्षण अधिगम तथा परीक्षा शिक्षा रूपी भवन के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। अर्थात जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, एक भवन के समान है, एक रूम यानी कि एक होम के समान है। और उस होम में तीन स्तंभ होते हैं, तीन पिलर होते हैं। वो कौन कौन से पिलर होते हैं वो मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। फर्स्ट शिक्षण, सेकंड अधिगम एंड थर्ड इज परीक्षा। शिक्षण आप जानते होंगे, शिक्षण मीन्स टीचिंग। और दूसरा है अधिगम, लर्निंग। लर्निंग एंड तीसरा है परीक्षा, एग्जाम। तो ये देखिएगा, तीन पिलर हैं, तीन बैकबोन है किसी भी सिस्टम के, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। या शिक्षा के तीन पिलर हैं, फर्स्ट टीचिंग, सेकंड लर्निंग एंड थर्ड इज एग्जामिनेशन। अर्थात इन तीनों के बिना एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। टीचिंग, लर्निंग एंड एग्जाम, ये तीन क्या हैं? तीन पिलर हैं। कैसे पिलर हैं देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टीचिंग। टीचिंग मीन्स शिक्षण, जो कोई भी टीचर करता है या कोई भी एक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को जो नॉलेज का एक्सचेंजेस करता है, जो नॉलेज का ट्रांसफ़र करता है, उसे हम टीचिंग कहते हैं। और इसमें तीन चीज़ें मुख्यतः होती है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो टीचर क्या करता है? टीचर अपने स्टूडेंट को करिकुलम देता है और स्टूडेंट उस करिकुलम को प्राप्त करता है। अगला है लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है? लर्निंग में जो टीचिंग होती है, उस टीचिंग के बाद का पार्ट, यानी कि शिक्षण के बाद होने वाली प्रक्रिया, जिससे छात्र अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अधिगम अर्थात किसी भी अनुभव के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेना क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है, या उसे हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट इज एग्ज़ाम। एग्ज़ाम क्या होता है? एग्ज़ाम एक टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के बीच की कड़ी है। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम यह देखते हैं कि टीचिंग कैसा हुआ है। इससे हम यह जानते हैं कि लर्निंग कैसा हुआ है। टीचिंग बढ़िया होगा तो ऑब्वियसली लर्निंग भी बढ़िया होगा। तो इन दोनों का जजमेंट हमें कहाँ से मिलता है? एग्ज़ाम से मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एजुकेशन का जो भवन है वो किस पे डिपेंड है? इन तीन चीज़ों पे डिपेंड है, टीचिंग पे, सेकंड लर्निंग पे एंड थर्ड इज एग्ज़ाम पे। तो इसको हमने समझ लिया, आगे चलते हैं। इनमें से किसी भी स्तंभ के कमजोर होने पर शिक्षा रूपी भवन का सुचारू रूप से टिकना असंभव है। वही मैं बात पहले कह चुका हूँ कि अगर इनमें से कोई भी पिलर कमजोर होगा तो जो एजुकेशन का भवन है, या एजुकेशन का जो पिलर है, या एजुकेशन जो पूरा सिस्टम है, वो खराब हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। परीक्षा प्रणाली के द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया की सफलता का बौद्ध यानी कि आकलन किया जाता है। परीक्षा प्रणाली उतनी ही प्राचीन है जितना कि मानव का ज्ञान भंडार।
अर्थात ये जो एजुकेशन का में जो परीक्षा प्रणाली है ये भी बहुत प्राचीन है। किसी न किसी रूप में परीक्षाएं पुरातन काल से चलती आ रही हैं। संभवतः किसी पढ़ाए के प्रश्न ने परीक्षा प्रणाली को जन्म दिया। कि किसे पढ़ाई के प्रश्न को परीक्षा प्रणाली ने जन्म दिया होगा। प्राचीन काल में सुपात्र विद्यार्थी के चयन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली विधि ही परीक्षा का प्रारंभ होगी। वास्तव में प्रत्येक शिक्षक यह जानता है कि उसके द्वारा विद्यार्थी को कुछ पढ़ाया गया है, उसे वह कहाँ तक ग्रहण कर पाया है, ये उसे वह कहाँ तक ग्रहण कर पाया है ये हमें परीक्षा से ही बोध होता है। अर्थात उसकी प्रगति का बोधक कौन होगी, उसकी प्रगति का बोध हमें कैसे पता लगेगा, परीक्षा से पता लगेगा। आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में विद्यार्थियों के जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है वह मूल्यांकन के बिना अधूरा रहता है। अतः विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए परीक्षा ही वह साधन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज कर करके। तो आगे चलते हैं। ये बहुत ही काम का लाइनें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और उम्मीद करता हूँ ये लाइनें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये आप बहुत ज़्यादा सर्च करने पर ही ये आपको मिलेगा। तो इसमें देखिए कहा गया है, इसमें कहा गया है कि परीक्षा शब्द संस्कृत की इच्छ धातु में परि उपसर्ग लगाकर बना है। अर्थात जो परीक्षा शब्द है, ये जो परीक्षा वर्ड है, ये परीक्षा वर्ड कैसे बना है, ये परीक्षा वर्ड संस्कृत से बना है और संस्कृत की इच्छ धातु से बना है। किससे बना है, इच्छ धातु से। तो इच्छ धातु से बना है और इसमें परि उपसर्ग लगा के बना है। तो ये बात आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये क्वेश्चन टेट में भी अक्सर पूछा जाता है कि परीक्षा शब्द किससे बना है, तो संस्कृत से बना है और संस्कृत में इच्छ धातु से बना है। ये इच्छ क्या है, धातु है, और जो परि है वो उपसर्ग है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, परीक्षा बनेगा। आगे चलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है, इस प्रकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर देखना। कैसे, देखिएगा, इच्छ का अर्थ है देखना और परि का अर्थ है चारों ओर। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, चारों ओर देखना। इस शब्द से परीक्षा की व्यापकता का अनुमान लगाया जाता है। परीक्षा शब्द आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन दोनों को आत्मसात किए हुए है। विद्यार्थियों की प्रगति एवं शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के साथ साथ परीक्षा के द्वारा शिक्षक को अपने शिक्षण का प्रभाव भी ज्ञात हो जाता है। तो इससे टीचर को भी ये बोध हो जाता है कि मैंने किस तरह का टीचिंग किया है। तो ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। आगे चलते हैं। परीक्षा समाज को अपनी भावी पीढ़ी के शैक्षिक स्तर के प्रति सजग करती है। परीक्षा के द्वारा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। कैसे क्रियाशील रहते हैं, इसको हम एक दिन बड़े अच्छे से समझ भी चुके हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो टीचर होता है एक और दूसरा स्टूडेंट होता है। तो दोनों क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। वो कैसे क्रियाशील रहते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। टी फॉर टीचर हो गया, एस फॉर स्टूडेंट हो गया। टीचर क्या करता है, टीच करता है, और स्टूडेंट क्या करता है, लर्न करता है, अर्थात सीखता है, लर्निंग करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं बात कहूँ तो इसमें क्या होता है, टीचर क्या कर रहा है, टीच कर रहा है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। बट ये टीचिंग कितना हुआ है और ये लर्निंग कितना हुआ है, ये दोनों का बोध हमें एग्जाम से ही होता है। अगर हम इस ई नाम की प्रक्रिया को, जिसे मैं एग्जाम का नाम दे रहा हूँ, अगर इसे निकाल दें तो इस पूरे प्रोसेस में हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि टीचिंग कितना हुआ है, और हमें ये भी पता नहीं लग पाएगा कि इसमें लर्निंग कितना हुआ है। तो ये दोनों को क्या कर रहा होता है, क्रियाशील। इससे क्या होगा, टीचर भी क्रियाशील होगा और स्टूडेंट भी क्रियाशील होगा। ये टी फॉर टीचर भी क्रियाशील रहेगा। इसे ही बताया कि मेरे बच्चों का एग्ज़ाम होगा तो मुझे पढ़ाना चाहिए। एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो ऐसा कहा जाएगा कि भाई अच्छी टीचिंग हुई है। और ऐसे ही स्टूडेंट को भी पता लगेगा कि ये जो ई नाम का एग्ज़ाम है, इसमें मुझे अच्छा परफॉर्म करना है,
और जो मैंने लर्न किया है उसका भी मुझे पता लगेगा। तो ये क्या हो गया, दोनों को क्रियाशील रखता है। आगे चलते हैं परीक्षा के उद्देश्य। तो उद्देश्य की बात हम करेंगे कि परीक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिएगा, परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन की जांच करना है, अर्थात उन्होंने ज्ञान कहाँ तक प्राप्त किया है और उनकी योग्यताओं को किस सीमा तक विकसित, यानी कि उनका जो अचीवमेंट है, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है और उनके अनुभव तथा ज्ञान की भाषा कितनी है, अर्थात वो ज्ञान उनको कितना हो पाया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पहला है हमारे पास कि शिक्षण विधियों की सफलता का बोध होता है। किससे? परीक्षा से हमें पता होता है कि कैसी टीचिंग मेथड रहा है, अर्थात टीचर ने जो विधियों का प्रयोग किया था, क्या वो अच्छी हैं, क्या वो बेहतर हैं, क्या वो बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया है। तो उनका भी हमें क्या पता लगता है, इससे पता लगता है। आगे चलते हैं। फिर आगे इसमें क्या होता है, इसमें टीचर अगर उसे जैसे ही पता लगता है कि मेरे द्वारा टीचिंग मेथड अच्छा है, ख़राब है, तो वो क्या करता है, अगर ख़राब होता है तो उसमें चेंज कर देता है। उसमें जैसे उसे शिक्षण विधियों की सफलता है, सफलता का बोध होता है, तो वो क्या कर देता है, उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करता है। तो जो शिक्षण विधि है उसको इम्प्रूव करता है, उसको बढ़िया बनाता है। आगे है विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करना। अभिप्रेरणा के ऊपर भी हम कई बार बात कर चुके हैं। अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन। और मोटिवेशन कैसे मिलता है, इंटरनल मिलता है और एक्सटर्नल मिलता है। इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। या तो बच्चा खुद से मोटिवेट हो या फिर उसे कोई बाह्य तत्व, कोई बाहरी परिवेश, उसका इन्वायरमेंट में कोई उसका संगी साथी, उसका टीचर, उसके गार्जियंस, उसके रिलेटिव्स उसे मोटिवेट करते हैं तो उसे अच्छा लगता है। तो ये दो तरह का होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, अर्थात सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे पॉजिटिव मिलना चाहिए मोटिवेशन, और अगर वो ख़राब काम कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया कार्य खराब है, तो क्यों खराब है ये भी उसे बोध कराया जाना चाहिए। आगे चलते, ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है परीक्षा, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम के स्वरूप की जांच करना, अर्थात करिकुलम कैसा रहा है। करिकुलम में कोई दोष तो नहीं है, अगर कोई दोष है तो उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। आप देखते होंगे समय समय पर पाठ्यक्रम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो वो भी क्या है, परीक्षा से ही हमें पता लगता है कि पाठ्यक्रम अच्छा है कि खराब है। आगे चलते हैं। कक्षा उन्नति प्रदान करना, अर्थात स्टूडेंट को हम परीक्षा के थ्रू क्या करते हैं, कक्षा उन्नति, अर्थात कोई 6 में है, एग्ज़ाम लिया उसका, तो एग्ज़ाम के बाद हम क्या करेंगे, हम उसे 7 में प्रमोट करेंगे। तो प्रमोशन वाला काम भी यहाँ से होता है। अब हम बात करते हैं आगे इसकी पृष्ठभूमि की, कि इसका जो हिस्ट्री रहा है वो एग्ज़ाम का क्या हिस्ट्री रहा है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो परीक्षा का जो शुभारंभ था वो लगभग लगभग वेदों के समय पर प्रारंभ हो गया था। और एक राइटर है एस नारायण की पुस्तक एग्जामिनेशन इन एंशिएंट इंडिया, तो वो इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि वेदों के समय भी परीक्षा प्रणाली थी और परीक्षा की संकल्पना स्पष्ट रूप से चौथी शताब्दी में आई, जब प्राचीन भारत के एक व्याकरणकार थे जिनका नाम था पाणिनि, और हिंदी में इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। तो पाणिनि की पुस्तकें बहुत फेमस हैं। तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों के आधार पर वर्गीकरण किया था, अर्थात अपने स्टूडेंट को उन्होंने क्या किया था, वर्गीकृत किया था। और वैदिक काल में शिक्षक अपने कार्य के संबंध में स्वतंत्र थे और प्रवेश के लिए विभिन्न मापदंडों का प्रयोग करते थे। नारायण के अनुसार, जो नारायण जिन्होंने बुक लिखा है उनके अनुसार निम्नलिखित प्रकार की परीक्षणों का प्रयोग किया जाता था। अर्थात उनके अनुसार कुछ परीक्षण होते थे, उसके ऊपर हम बात करेंगे कौन कौन से होते थे। जैसे प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग, अर्थात कभी गुरुकुल में या आश्रम में बच्चे को प्रवेश लेना है तो उसके लिए एग्ज़ाम होता था, उसके अंदर कुछ स्किल देखे जाते थे और तभी उसको प्रवेश मिलता था। अगला, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी परीक्षा होता था। आगे अगला, विद्यार्थियों के वर्गीकरण के लिए
सतत मूल्यांकन होता था और अगला सत्रांत परीक्षा। तो ये इस तरह की कुछ परीक्षाओं का प्रादुर्भाव उस समय था, उस टाइम पे था। ऐसा पाणिनि ने भी कहा है और जो हमारे एक राइटर है जिन्होंने बुक्स लिखा है एग्जामिनेशन के ऊपर, वो भी ये बात को स्वीकारते हैं। आगे चलते हैं हम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इतना ज़रूरी ये नहीं है। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के 3 वर्ग भी विभाजित थे उस समय। महाप्रज्ञान वर्ग, उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी। मध्यम प्रज्ञान वर्ग, मध्यम उपलब्धि वाले विद्यार्थी। अल्प प्रज्ञान वर्ग, अर्थात जिनका आईक्यू लेवल कम होता था, उन्हें अल्प प्रज्ञान वर्ग में रखा जाता था। तो इस तरह से विभाजन उन्होंने किया था और इस तरह से बच्चों को वो क्या करते थे, इवेलुएट करके, एग्जामिनेशन करके उनका वर्गीकरण कर देते थे। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्राचीन परीक्षा प्रणाली। प्राचीन काल में आज के समान विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं होती थी। गुरु प्रतिदिन विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। यह परीक्षा दैनिक कार्यों के आधार पर ली जाती थी। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि क्या होता था, गुरुजी स्पेशल कोई एग्जामिनेशन का आयोजन नहीं करते थे। वो डेली का डेली क्या करते थे, वो अपने विद्यार्थियों का मौखिक ओरल टेस्ट लेते थे और ओरल टेस्ट के थ्रू वो क्या करते थे, वर्गीकृत करते थे अपने स्टूडेंट को, अपने छात्रों का विभाजन करते थे। तो और लास्ट में उन्हें कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन वो टाइम में सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। और जब विद्या ग्रहण कर लेते थे स्टूडेंट, तो उन्हें क्या भेज दिया जाता था। और विद्या की दीक्षा देते समय आधुनिक दीक्षांत समारोह के जैसे आजकल दीक्षांत समारोह होते हैं, यूनिवर्सिटी डिग्रियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करती हैं, समारोह का आयोजन करती हैं। ऐसे ही उस टाइम पे समावर्तन संस्कार किया जाता था और उसमें बहुत सारे विद्वान आते थे और वो विद्वान क्या करते थे, स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करते थे और तदा उपरांत उन्हें क्या दिया जाता था, उन्हें गृह यानी कि घर पर भेज दिया जाता था। और जिस स्टूडेंट का समावर्तन संस्कार हो जाता था, उस विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, उस विद्यार्थी को स्नातक यानी कि स्नातक उत्तीर्ण कहा जाता था या स्नातक कहलाता था। आगे चलते हैं। उपाधियाँ। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उस समय उपाधियाँ का कोई सर्टिफिकेट यानी कि कोई सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया जाता था। आगे हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षा एवं मूल्यांकन। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि पाकिस्तान में है आजकल, रावलपिंडी में, तो वहाँ पे सबसे बड़ा केंद्र एजुकेशन का रहा था और सभी जानते होंगे कि उस समय बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते थे। तो इसके संबंध में हम थोड़ा सा देखते हैं। तक्षशिला में शिक्षा की कोई संगठित संस्था नहीं थी। वहाँ वैदिक परंपरा के अनुसार गुरुकुल प्रणाली अपनाई गई थी। यहाँ अनेक विद्वान शिक्षकों के गुरुकुल थे। जातकों के अनुसार किसी किसी कुल में 500 तक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। कदाचित गुरु अपनी सहायता के लिए कुछ सहायकों को नियुक्त कर लेते थे। प्रत्येक गुरुकुल स्वतंत्र संस्था थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नालंदा विश्वविद्यालय था जिसका जिक्र फाहियान ने 410 में किया था, 410 में किया था जब वो इंडिया में आया था। और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था और भिक्षुकों की हत्या कर दी थी और इसका जो लाइब्रेरी थी उसमें आग लगा दी थी। तो आज हमने डिस्कस किया बच्चों की एग्ज़ाम क्या होता है और इसका पास्ट कैसे शुरू हुआ और कब से ये प्रणाली लागू है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप अपने जो सुझाव है, आप अपनी जो फीडबैक है वो कमेंट के थ्रू मुझे दे सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट में अपना प्रति उत्तर, अपना फीडबैक, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप